तो आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि कई बार दवाई काम नहीं करती? पढ़ा है ना? और हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम बहुत सारी बीमारियों को कहते हैं ये ठीक नहीं होगी, ये ठीक नहीं हुई, और हम उस आदमी को रेफरेंस भी देते हैं जो आदमी बीमार होता है। कई बार आप दवाइयों से कहिए कि यू आर हियर टू गिव मी माई न्यू लाइफ, मैं आपका ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। 99.9 लोग ये कहते हैं कि मेरा पेट खराब है, उन्हें ये नहीं पता पेट में क्या खराबी है। सीफो क्या होता है, सीबो क्या होता है, लीकी गट क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं। जिन बीमारियों को आप ये मानते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती और आपको आपके दिमाग में छाप दिया गया है ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो लगता नहीं कि ये षड्यंत्र खेला गया है आपके साथ। आप लेटे हुए हैं, देख रहे हैं छत को, छत ब्लैंक है, लाइफ भी ब्लैंक दिखाई देगी थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी 1982 की है। एक आदमी जिसका नाम था विलियम कैल्डेरॉन, वो 1982 का पहला डॉक्यूमेंटेड केस है जिसने एड्स की फुल फ्लेज्ड एड्स को ठीक किया। वो भी आप कह सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को और माइंडसेट को ठीक करके। और ये कहानी बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कैसे एक आदमी उस बीमारी को ठीक कर सकता है जिसके लिए डॉक्टर्स ने उसको सिर्फ बाकी 6 महीने दिए थे कि तुम्हें बीमारी हो चुकी है जिसका नाम एड्स है और तुम्हारे पास 6 महीने बाकी हैं जीने के लिए। और इन 6 महीनों में उस आदमी ने ना अपने आप को ठीक कर लिया बल्कि एक रिपोर्ट को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया कि वो बीमार है। उसकी जब नई रिपोर्ट आई तो पता चला वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इस आदमी का नाम है विलियम कैल्डेरॉन। विलियम कैल्डेरॉन 1982 में इसको पता चला कि इसे कुछ बीमारी हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। तो जब इसका चेकअप किया गया तो पाया गया कि ये एड्स का बीमार हो चुका है और वो भी फुल फ्लेश्ड। इतना ही नहीं, इसको कापोसी सार्कोमा नाम का एक कैंसर भी हो गया जो पूरे के पूरे स्किन पर फैल जाता है और जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसकी ये बीमारी फैल चुकी थी, ये कैंसर फैल चुका था। इसके पास 6 महीने का टाइम था और ये एक हेयर ड्रेसर था। एक दिन ये अपने सलून पर काम कर रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे और ये रो रहा था। तभी इसकी एक क्लाइंट आई जो एक आप कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट थे, उसका नाम था एडगार मिशेल। एडगार मिशेल ने उसे देखा कि बेसिकली विलियम रो रहा है। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, तुम रो क्यों रहे हो? विलियम ने कहा कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ 6 महीने मिले हैं, मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, मुझे एड्स हो चुकी है और अब मुझे ये कैंसर भी हो चुका है जिसका नाम है कापोसी सार्कोमा। कहते हैं कि उस एस्ट्रोनॉट ने उसको थोड़ा सा प्यार दिया, वहीं पर उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके आंखों में आंखें डाल कर कहा नहीं ये सच नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। और उसने उसे एक प्यार भरा एक संदेश दिया और उस संदेश में एक चीज़ थी जिसका नाम है एश्योरेंस, यानी कि उसने एक विश्वास जागृत किया विलियम के अंदर और विलियम को लगा कि शायद कोई बात बन जाएगी। उसने उनकी बातों को सुनना शुरू किया और विलियम ने अंदर ही अंदर आप कह सकते हैं कि सब कॉन्शियसली ये ठान लिया कि हाँ उसको ठीक होने का उसके पास अभी भी चांसेस हैं। उसे कुछ स्टोरी सुनाई गई एडगार के द्वारा कि वो अभी भी ठीक हो सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है और उस हीलिंग पावर को आपने कहीं सुला दिया है, आप उसे जागृत कर सकते हो। और अचानक उसने एक डिसीजन लिया कि वो एडगार को फॉलो करने लगा और एडगार ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ चीज़ें को फॉलो करना होगा और उसमें एक चीज़ थी कि उसको विजुअलाइज कराया गया कि वो अपने कैंसर को के साथ लड़ रहा है और उसको मार रहा है। बार बार उस विजुअलाइजेशन को करने के लिए कहा गया, उसको अफर्मेशन दिए गए और उसके अंदर एक आशा जागृत की गई। इतना ही नहीं, उसके खाने पीने के ढंग को, उसके रहन सहन के ढंग को और उसके एनवायरनमेंट को बदला गया और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि विलियम कैल्डेरॉन पहला आदमी बना आप हिस्ट्री का जिसने डॉक्यूमेंट में अपना नाम दर्ज कराया कि उसने एड्स को हरा दिया है। इसका मतलब अब हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि एड्स लाइलाज है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। सबके लिए होता तो विलियम के लिए भी होता। कई बार हम इस तरह के यूनिवर्सल वर्ड्स ले लेते हैं अपनी लाइफ में जिनका कोई मीनिंग नहीं होता और ये बिना मतलब लोगों की साइकी पर काम करने लगते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं एड्स लाइलाज बीमारी है। आपने ये
सेंटेंस बदलना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि ये कुछ लोगों के लिए लाइलाज बीमारी है। सही बात तो ये है कि कुछ लोगों के लिए तो टीबी भी लाइलाज है, कुछ लोगों के लिए तो कैंसर भी लाइलाज है, कुछ लोगों के लिए तो जीवन भी लाइलाज है। लेकिन आप हम सब ये यूनिवर्सल वर्ड्स को, बेकार के वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तभी मुझे एक ख्याल आया कि इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा जाए, और मैंने किताबों को मैं एक्चुअली पढ़ता रहता हूँ, बुक्स को, और इन बुक्स से मुझे पता चला कि अगर हम किसी भी आदमी को एक एश्योरेंस दें, उसको एक विश्वास दिलाएं, तो हम उसको ठीक करने में उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक तो उनको हीलर ही करेगा, डॉक्टर ही करेगा, दवाइयाँ ही करेंगी, या उसका एनवायरनमेंट करेगा, उसका इंटरनल वर्ल्ड करेगा। लेकिन उस इंटरनल वर्ल्ड में याद रखिएगा कुछ चीज़ें हम भी ठीक कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि कई बार आपने पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ों पर दवाइयाँ काम नहीं करती। आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि कई बार दवाई काम नहीं करती? पढ़ा है ना? कई बार आप ये कहते हैं कि ये दवाई बहुत अच्छी है पर ये काम नहीं कर रही है, मरीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कंप्लीटली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मैं आपको दे सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मेडिसिन जब काम नहीं करती, उस समय वो आदमी जो बीमार है वो 2 या 3 रीजन से वो काम नहीं करती। नंबर 1, उसका अपना सेल्फ लव ख़त्म हो गया, वो जीना नहीं चाहता, वो जीना ही नहीं चाहता। उसके पास कोई तरीका, उसके पास कोई वर्दी नहीं है, उसके पास कोई लायक होने की फीलिंग नहीं है, वर्थ की कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए वो जीना नहीं चाहता। जब वो जीना नहीं चाहता तो ये मेडिसिन क्यों काम नहीं करती वो मैं साइंस अभी बताऊंगा, तो साइंटिफिकली आप इसको लेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं करता, वो डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं करता, ठीक है ना। और तीसरा काम यह है कि उसने ये सुन रखा है कि ये बीमारी ठीक ही नहीं होती, उसने डिजीज़ के बारे में कोई बिलीफ बना रखा है, और इस बिलीफ को बनवाने में मैं और आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितने बाकी और भी लोग हैं। हम बिना मतलब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम सुनी सुनाई बात किसी और को देते रहते हैं। मानो हम बातों को लेने के लिए गार्बेज को लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं। इधर से पकड़ते हैं एक अखबार, वहाँ से पकड़ते हैं एक इन्फॉर्मेशन, वहाँ से लेते हैं, और हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और हम बहुत सारी बीमारियों को कहते हैं ये ठीक नहीं होगी, ये ठीक नहीं हुई, और हम उस आदमी को रेफरेंस भी देते हैं जो आदमी बीमार होता है। अरे यार हमारा भी एक रिश्तेदार था, वो भी ठीक नहीं कर पाया यार, उसका भी हाल हश्र बड़ा ख़राब हुआ, तुम्हें भी यही बीमारी है क्या? आप उसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम ये कह उसे ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे रिश्तेदार का हश्र हुआ है वो इसका भी होगा। अरे क्यों ऐसे रेफरेंस दे रहे हो भाई? तो याद रखिएगा, या तो उसे डिजीज़ का ये पता रखा है दुनिया ने कि ये डिजीज़ ठीक नहीं होती है, तो फिर दवाई क्या काम करेगी जब, और या फिर वो अपने आप को प्यार नहीं करता है जीने के लिए, अपने लायक होने की फीलिंग को ख़त्म कर दिया उसने। ऐसे मैंने अपने ही एक मित्र को अपनी ज़िंदगी देते हुए देखा है, जहाँ पर उसे कहा गया उसके फैमिली वाइफ के द्वारा कि मैं अभी डॉक्टर को बुला रही हूँ। उसने पता है क्या किया? उसने हाथ पकड़ लिया उसका, उसने कहा नहीं तुम ये काम नहीं करोगी, और उसकी जो रिएक्शन बढ़ती जा रही थी, जो भी उसने टैबलेट वैबलेट खाई होंगी, और जब तक वो अपना दम नहीं तोड़ दिया तब तक उसने अलाउ ही नहीं किया। याद रखिएगा, सेल्फ लव ख़त्म हो चुका था, जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। और तीसरा यह है कि जब हम डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं करते, और डॉक्टर के लिए इसलिए यकीन नहीं करते, कई बार इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं होती, कई बार हमें डॉक्टर की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं मिलती जैसे हमें मिलनी चाहिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब डॉक्टर दूर खड़े होकर, पलंग के दूर खड़े होकर, बेड के दूर खड़े होकर पेशेंट से बात करता है, अरे क्या बीमारी हुई, इनको ये लिख देना, इनको ये लिख देना, ठीक है ओके मैं जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा। तो डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता ऐसा लगता है, पेशेंट ये कहता है कि यार मैं कोई यहाँ पर एक किस तरह से मुझे ट्रीट किया जा रहा है, उसके अंदर एक इमोशन है, वो रोबोट नहीं है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब डॉक्टर उसके नज़दीक आकर किसी स्टूल पर बैठकर उससे 2 मिनट बात अगर कर ले तो वो बहुत तेज़ी से ठीक होता है। कई बार हमारे पास उस डॉक्टर के पास कंपैशन नहीं होता, ठीक है ना, उसके पास स्नेह करुणा नहीं होती है, और कई बार उसकी आप कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेट भी नहीं करता। और जब ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो उस डॉक्टर को लगता, उस पेशेंट को लगता है कि ये आदमी मुझे क्या ठीक करेगा, और वो एक डिटैचमेंट ले लेता है अपने माइंड के अंदर। और ऐसे में क्या होता है कि वो दवाइयों को कॉन्शियसली तो खाता है, यानी कि दवाइयों को जब वो खाता है तो वो कॉन्शियसली तो खाता है, लेकिन अनकॉन्शियस उस दवाई को एक्सेप्ट नहीं करता। और जब हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन किसी भी दवाई को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, याद रखिएगा, जब किसी दवाई को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट वो कैसे लेंगे? वो तो अनकॉन्शियस का सबसे बड़ी पावर है आपके न्यूरॉन्स, इसलिए वो ठीक नहीं होती। अगर आप इसको यहाँ पर भी थोड़ी सी हेल्प मैं करना चाहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा यहाँ पर, इसलिए कई बार हमारे देखा जाए तो हमारी कल्चर में दवाइयों की पूजा होती थी, औषधि की पूजा होती थी।
आज भी हम तुलसा की पूजा करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उसकी जितनी भी क्वालिटी हैं, जब हम एक श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करेंगे तो हम अपने माइंड को ये बता रहे हैं कि जो इसकी क्वालिटी है वो मेरे अंदर आए। याद रखिएगा, इसीलिए टीचर की पूजा बहुत ज़रूरी थी। ये ख़त्म हो गई अब मॉडर्न एजुकेशन में। टीचर को ना तो कोई बोलने का हक रहा, न हाथ लगाने का। हमें तो डंडे बजे हैं, खैर ठीक है ना। और उसके बाद भी हम याद करते हैं, अभी भी मिस करता हूँ कि यार वो बचपन आ जाए, फिर वही पंडित हरनारायण जी सी के फिर डंडे हमारे पर बरसें तो अच्छा लगेगा। एनीवे, इसलिए उनसे कराया जाता था ताकि आप उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट करें। इसके लिए आप टेलीकिनेसिस कर सकते हैं। कई बार जब भी आप दवाई खाएं तो आप एक उस भाव में जाए कि ये दवाई मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं दी जा रही, ये बल्कि दवाई इसलिए दी जा रही है कि मैं स्वस्थ रहूं और लंबी उम्र को जीऊँ, अपनी पीसफुल लाइफ को जीऊँ। और ये मैसेज कई बार आप दवाई को दो, वो आपकी सुने ना सुने, इसके पीछे की साइंस को कभी मैं फिर पढ़ाऊंगा, जिसको हम टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी कहते हैं। कई बार आप दवाइयों से कहिए कि यू आर हियर टू गिव मी माई न्यू लाइफ, मैं आपका ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। उस डॉक्टर के साथ भी आप यही रिश्ता रखें, भले ही उसके पास टाइम नहीं हो, ठीक है ना। कई ठीक बात है कि कई बार टाइम नहीं है हमारे फिजिशियंस के पास, क्योंकि लाखों लोगों पर एक फिजिशियन हमें मिलता है, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमें उनको ये बेनिफिट देना चाहिए डाउट का। लेकिन हम ये सोचते रहे कि ये माई डॉक्टर इज़ गिविंग मी द न्यू लाइफ एंड मुझे ये एक्सेप्ट करना है। जब इसे बार बार प्रेयर के रूप में लेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसे मानना शुरू कर देगा और आपकी दवाई का असर बढ़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इससे परे की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो उसके चारों तरफ रहते हैं उनका भी कोई रोल रहता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप ये सब चीज़ों में से पहले काम उसके साथ क्या करना है। नंबर 1, पहला काम आप जो करें वो ये है कि माइंड बॉडी, माइंड हार्ट, गट एंड सेल, जो लास्ट में सेल आती है यानी कि जो बॉडी है, आप इसके रिलेशनशिप को समझाएं। याद रखिएगा, उसे बताएं कि आपके माइंड के अंदर खूबसूरत इमेजिनेशन बनाने का एक प्रक्रिया है। हमारा माइंड टोटल इमेजिनरी है। ये जिस इमेज को चाहे उसको बना ले। इस समय आप इमेज बना सकते हैं कि आप इस समय किसी बड़े देश में घूम रहे हैं। इस समय इमेज बना सकते हैं कि आप एक प्लेन को चला रहे हैं, भले ही आपको नहीं चलाना आता। इस समय आप या एक इमेज बना सकते हैं कि आपके मानस पटल पर आपका चमकता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। आपके पास कहीं लंप है, कहीं आपके पास गांठ है, आप एक इमेज बना सकते हैं कि वो घुल चुकी है। कमाल की बात है कि अगर आपने इस तरह से अपने माइंड को चलाना सीख लिया और फिर आपने अपने हार्ट को समझना शुरू कर दिया कि आपके जो भी इमेज आप बनाते हैं वो आपके हार्ट के द्वारा उसका वैलिडेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत बार लोग गोल बनाते हैं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका हार्ट बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को एक इमोशन में नहीं बदलता। जब भी आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपके हार्ट की इमोशन को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर इमोशन को आप पूरी तरह समझें तो वो एनर्जी ऑफ योर मोशन है, यानी कि जो मूव आप कर रहे हैं लाइफ में उसकी एनर्जी आपके हार्ट से मिलती है। हार्ट की अपनी कॉन्शियसनेस है, हार्ट की अपनी कोहेरेंस होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर आपको गट समझना होगा, यानी कि जो इंस्टिंक्ट आपके पास आती है, जो इमीडिएटली एक मैसेज मिलता है कि मानो आपको कोई कुछ कह रहा है, वो आपका गट देता है। गट आपके एनवायरनमेंट को सुनता है, गट आपकी वैल्यूज़ को सुनता है, गट आपकी आइडेंटिटी को सुनता है और वो फिर एक इन्फॉर्मेशन देता है। क्योंकि आपके गट के अंदर, याद रखिएगा, आप 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया और आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया है वहाँ पर आपके जो सेंसर हैं वो आपके माइंड के साथ, और माइंड इस पूरे एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ से आपको इंस्टिंक्ट आएंगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी सेल पर जाती हैं, जहाँ पर बीमारी है या जहाँ पर वेलनेस है। तो उस आदमी को समझाइए। इसलिए आप कभी भी हिम्मत ना हारें, और अगर आप खुद बीमार हैं तो ये आपको समझना होगा। सब कुछ अवेलेबल है आज, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। कई बार लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, तो आप पता कर लो ना। मैंने भी तो करा है, मुझे भी बहुत सारी बीमारियां थी, पर ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इसको सीखना शुरू करें। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी किताब है, वो गट के ऊपर ही है। उसमें लिखा था, इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर यू आर ए फूल। अगर तुम अपने डॉक्टर खुद नहीं हो तो तुम फूल हो, तुम बेवकूफ़ हो। ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना डॉक्टर खुद बनकर ऊट पटांग चीज़ों को खानी शुरू कर दो और अपने मेडिकेशन कर दो। नहीं, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर डॉक्टर्स, जो एलोपैथी हैं, जो आयुर्वेदिक हैं, जो होम्योपैथी है, जो सर्जन्स हैं, वी मस्ट रेस्पेक्ट देम, दे आर द गॉड फॉर अस एट एमरजेंसीज। बट यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप अपनी इतनी भी जानकारी नहीं रखते, जो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि आपका गट किस चीज़ का बना। 99.9 लोग ये कहते हैं कि मेरा पेट खराब है, उन्हें ये नहीं पता पेट में क्या खराबी है। सीफो क्या होता है, सीबो क्या होता है, लीकी गट क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं। जब हमें इतना भी नहीं पता तो हमें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और बेवकूफ़ हम बनते रहते हैं।
तो ये सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप क्लाइंट को ये जब भी पेशेंट को ये बताया गया कि उनके पास ये माइंड है, उनका गट है, उनको हार्ट है, और उस समय वो सुनते हैं, अगर वो सुनने के लिए तैयार हैं तो याद रखिएगा इतनी इन्फॉर्मेशन से उनके अंदर एक प्लेसिबो यानी कि ठीक होने का जो विश्वास है वो बनना शुरू हो जाता है। टीच योर पर्सन, अगर वो आपके घर में बीमार है उसे कहिए कि आपके पास एक माइंड है यार, एक माइंड है। कमाल की बात है कि आप ये कह रहे हैं कि 10% आप माइंड का यूज़ करते हैं, तो 90% क्यों नहीं कर रहे? अभी 10% से अगर कोई बीमारी आई है, 10% का यूज़ करके अगर आपके पास कंगाली है, बीमारी है, तो अभी तो 90% बाकी है। इसको यूज़ करने का तरीका ढूंढो ना, वो तरीके अवेलेबल हैं, वो ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप दूसरी चीज़ को जो करना है उसको सिखाइए कि आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूं, लेकिन याद रखिएगा विजुअलाइज का मतलब है जब आप एक कंटिन्यूटी में एक मूवी को बनाते हैं। विजुअलाइजेशन से पहले इमेजिनेशन भी आता है और उससे पहले आपकी फैंटेसी भी आती है। तो 3 तरह से आप विजुअलाइज करते हैं हर रोज, अभी भी कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं करते तब भी आप विजुअलाइज करते हैं, उसको फैंटेसी कहते हैं। कभी आपको मन कर लगता है कि आप बीच पर घूम रहे हैं, कभी अमिताभ बच्चन के साथ घूम रहे हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप हवाई जहाज में बैठे हैं। आपके पास 70,000 थॉट रोजाना आते हैं, वो सब विजुअलाइजेशन ही तो चल रहा है, लेकिन वो फैंटेसी के रूप में चल रहा है। दूसरा है इमेजिनेशन, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हैं इस समय क्या है, लेकिन उसमें कोई आपका कंट्रोल नहीं है। और तीसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है जब आप कंट्रोल करें अपने माइंड को, और ये कंट्रोल करने के बाद आप एक मूवी बनाएं और उस मूवी को किसी आउटकम तक ले जाएं, किसी रिजल्ट तक ले जाएं, और उस रिजल्ट के रिवार्ड्स तक ले जाएं, और इसके साथ आप एंजॉय करें, और इसके साथ आप अपने आप को पूरी तरह से एसोसिएट कर दें। जब आप इसे एसोसिएट कर रहे होते हैं उस समय आपके 86 बिलियन न्यूरॉन इस विजुअलाइजेशन के साथ एक रियलिटी क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा आपके 86 बिलियन न्यूरॉन को रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं पता। इस समय आप विजुअलाइज करें कि आप इस समय बैठे हुए हैं और सडनली आपके सामने एक प्लेट में आपका फेवरेट फूड रखा हुआ है, वो बर्गर है, चाउमीन है, या पिज्ज़ा है, या जो आपकी खीर है, या हलवा जो भी है। इमेजिन करें कि आपने एक चम्मच उठाई और उसको खा रहे हैं, या उसको लिया और आप खा रहे हैं, उसको मुंह में अपने फील करिए। अभी एकदम से मुंह में पानी आ गया। याद रखिएगा ना तो आपके सामने वो प्लेट है, नहीं वो खाना है, पर आपके माइंड ने इसे रियल मानकर आपकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट भी कर दिया, और सलाइवरी ग्लैंड ने ये भी नहीं सोचा कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला, और उसने काम भी शुरू कर दिया। सही बात तो यह है कि इस समय आपके पेट के एंजाइम भी एक्टिवेट हो चुके हैं। जब ये काम आप एक खाने के साथ कर सकते हैं, तो ये आप क्यों नहीं कर सकते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए? तो उस पेशेंट को उस आदमी को ये विजुअलाइज कराया जाना चाहिए। पेशेंट वर्ड में गलत बार बार बोल देता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थना, ऊपर आदत पड़ रही है। वो पेशेंट नहीं है इस समय, वो मात्र एक चैलेंज से गुजर रहा है, और हम सब चैलेंज से गुजरते हैं। आज हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम एक जेट खरीद लें, तो ये भी एक चैलेंज है। सिंपल सी बात है ना, लेकिन हर चैलेंज से हम परेशान क्यों हो रहे हैं, उसे एक बेकार की रियलिटी क्यों बना रहे हैं? तीसरी चीज़ है आप उसको अफर्मेशन सिखाइए। अफर्मेशन का मीनिंग है कि आप एक आवाज़ क्रिएट करिए, साउंड क्रिएट करवाइए उसके अंदर, और साउंड में उसको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लाइए। आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। अगर आपने उससे कहा कि ये अफर्म करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो वो बात तो बन सकती है, लेकिन उसका एक माइंड ये कहेगा ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। लेकिन अगर आप उससे कहें कि आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, तो धीरे धीरे इस अफर्मेशन के उससे साथ उससे कहे कि इस अफर्मेशन को आप पूरी बॉडी में सुने, यानी कि एक एक सेल में सुने। इमेजिन करें कि ये दोनों कानों के बीच में आ रही आवाज़, अब ये माइंड में भी आवाज़ है और आपके गले में भी है। अब ये माइंड में भी है, गले में भी, हार्ट और छाती और लंग्स में भी है, आपकी स्पाइन में भी है। इमेजिन करो आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में, आपकी मसल्स में, आपकी बोन मैरो में। इमेजिन करो पूरे की पूरी आवाज़ अब आपके ओरा में भी आपको सुनाई दे रही है, दैट आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। और इसमें आप थोड़ी थोड़ी पिक्चर भी बनाना शुरू करो कि तुम हेल्दी एनर्जेटिक यंग बन रहे हो। इसके बाद क्या करोगे, यानी कि अफर्मेशन को विजुअल्स में भी डालकर अब उसको फील करवा दो। इस फीलिंग को उनसे कहो कि इस फीलिंग को आप एंजॉय करते रहो, पीक पर एंजॉय करते रहो, पीक पर लाओ इस फीलिंग को, पीक पर लाओ इस फीलिंग को, पीक पर लाओ इस फीलिंग को। याद रखिएगा इस समय उसका माइंड और बॉडी पूरी तरह से फील कर रहा है, एंड फीलिंग इज द ओनली लर्निंग। याद रखिएगा इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। क्या आप इतना नहीं कर सकते किसी आदमी के साथ? कर सकते हैं। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोरीज। सक्सेस स्टोरी सुनाइए अपने उस पेशेंट को। ऐसी सक्सेस स्टोरी भरी पड़ी है, पता नहीं हमने कहाँ से ये नेगेटिव स्टोरी पकड़ रखी। फला आदमी उस बीमारी से मर गया, फला आदमी उस बीमारी से मर गया, फला आदमी की बीमारी ठीक नहीं हुई, फला आदमी इस बीमारी से मरने जा रहा है। पता कर लेते हैं पहले से हम लिख देते हैं। एक वर्ड को बैन होना चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलूंगा, मैं कहूँगा सर एक वर्ड को आप हमारी मेडिकल साइंस में बंद करवा दो, अगर हम करवा सकते हैं, वो है टर्मिनल डिजीज़।
टर्मिनल का मीनिंग होता है डिजीज़ के साथ कि वो डिजीज़ जिसमें आपने मान लिया कि इसी में मौत जरूरी है, और यही हम कहते हैं इसको टर्मिनल कैंसर है, इसे ये टर्मिनल डिजीज़ है। और उस आदमी को बता देते हैं तू अब हम वी आर ट्रीटिंग यू एज इफ़ यू आर डेड, मानो तुम एक डेड हो, इस तरह से हम तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। ये याद रखिएगा, ऐसी कोई डिजीज़ नहीं जो टर्मिनल डिजीज़ रही हो, सबको ठीक कर लिया है। ऐसे रेफरेंसेस को देखो तो सही, ऐसे रेफरेंसेस को पढ़ो तो सही। रेफरेंसेस आर द फैब्रिक्स ऑफ योर लाइफ। आपके पास जो ये सक्सेस स्टोरी हैं, आपके पास ये सफलता की कहानियाँ हैं, यही तो आपका सबसे बड़ा फैब्रिक है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ को जीने के लिए रेफरेंसेस चाहिए। रेफरेंसेस आप नेगेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? पॉजिटिव रेफरेंसेस भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, ठीक है ना। जिन बीमारियों को आप ये मानते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और आपको आपके दिमाग में छाप दिया गया है ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो लगता नहीं कि ये षड्यंत्र खेला गया आपके साथ। और इसलिए खेला गया क्योंकि आपने उसे स्वीकार किया, उस षड्यंत्र को। जिस आदमी ने बोला उसके ऊपर आप चिल्लाए नहीं, उसको स्वीकार कर लिया आपने। सोचिए कि एड्स, फुल फ्लेज्ड एड्स, और उसके बाद कापोसी सार्कोमा पढ़ के देखिएगा कितनी खतरनाक डिजीज़ लगेगी ये लोगों को। और एक आदमी को सिर्फ एक लेडी आती है और उससे कहती है नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगे, और उसे कुछ एक विजुअलाइजेशन सिखाती है, उससे कहती है कि बस तुम थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करो, थोड़ी सी ब्रीदिंग ठीक कर लो, खाना बढ़िया खाओ, हंसा करो रोजाना, और फिर ठीक हो जाओगे। एंड उसने वो बीमारी ठीक कर ली, और ये डॉक्यूमेंटेड है। इस रेफरेंस को क्यों नहीं दिया गया? जब एड्स पढ़ाई जा रही है लोगों को ये क्यों नहीं कहा था, और ये ठीक पहले ही आदमी ने ठीक कर ली थी 1982 में। ये सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। खतरनाक तो कुछ लोगों के लिए तो खतरनाक तो हेडेक भी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए खतरनाक तो स्वीट भी हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए खतरनाक तो कुछ और भी हो सकता है, ये भी कोई बात है। तो इसका मतलब है कुछ लोगों के लिए अगर कोई चीज़ खतरनाक है तो सबके लिए खतरनाक है। अगर वो है भी तो आप उसको सिर्फ चेतावनी की तरफ बताएं, ना कि उसे एक रेफरेंस की तरह। याद रखिएगा, जितनी सक्सेस स्टोरी उस आदमी को पढ़ाई जाएंगी, याद रखिएगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती रहेगी। लेकिन हमारे चक्कर ये गड़बड़ ये होगी कि हम सिर्फ निगेटिव चीज़ों की कहानियाँ सुनते हैं। बचपन से हमें ऐसा माइंड ट्रेंड कर दिया जाता है। पहली कहानी जो पढ़ा करता था मैं बचपन में, गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसकी एक बूढ़ी माँ थी, बीमार पिता था। कितना अच्छा लगता है सेंटेंस। ये क्यों नहीं बोला गया, गांव में एक किसान रहता था, उसकी एक माँ थी जो बूढ़ी हो गई थी, एक पिता था जो किसी बीमारी के साथ था। लेकिन हमने कहा किसान गरीब था। और अगर उसमें लिख दिया एक गांव में एक अमीर किसान रहा करता था, उसके स्वस्थ माता पिता थे, तो ऐसा लगता है ये कहानी फिर कौन पढ़ेगा, क्योंकि हमें ट्रेंड कर दिया गया है कि हम नेगेटिव चीज़ों में ही एंजॉय करें, ठीक है ना। कुछ ऐसे रेफरेंस हमारे दिमाग में बना दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी आदमी को आप सक्सेस स्टोरी देना शुरू करो और उसकी सक्सेस को धीरे धीरे करवाना शुरू करो, अरे देखो इतना कर लिया, अब इतना ही कर लिया, अब आप इतना कर लो, बस इतना कर लो, रोजाना आप उसको रिवार्ड दें जीने का, ठीक है ना। कई बार मैं देखता हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कोई बीमार पड़ता नहीं है कि लोग इमीडिएटली गेट वेल सुन के मैसेज आने लगते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ भाई। लोगों आज फेसबुक पर आता है, ऐसा मन करता है इसको यार क्या बोलूँ, इसको 2 लगाए जाए, ठीक है ना। अरे बीमार है तो तू अब क्या चाहता है, गेट वेल सुन के मैसेज आ रहे हैं, और फिर एकदम से कहता रहता थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। अबे तू क्या कर रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, बावलेपन की बात। तू सबको बता रहा है तू बीमार है, और उस बीमारी के रिवार्ड भी तूने लेने शुरू कर दिए। सबकॉन्शियस माइंड इसी रिवार्ड की तलाश में था, अब उसे परमानेंट करेगा। जब कई बार मैं लोगों से कहता हूं कभी भी ये गेट वेल सुन के मत मैसेज लिया करो, मना कर दो, मेरा ये नहीं होगा। और वो जो रिश्तेदार जब तुम बीमार पड़ते हो, जब मिलने आ रहे हो, उनसे कहो कि जब क्यों नहीं आए भाई, जब मैं ठीक ठाक था, अब तुम मुझे क्यों मिलने आ रहे हो, क्योंकि ये बताने आ रहे हो कि अब मैं एक टर्मिनल डिजीज से जूझ रहा हूं, ये रिवार्ड मुझे अब देने जा रहे हो। कभी मत करे। और जब भी आप कोई कहे कि आज तो तुम बीमार, या सुना है तुम बीमार हो, उनसे एकदम सॉरी, झूठ बोला है किसी ने, तुम्हारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बीमार भी हैं तब भी बोल के देखेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और खाना भी ऐसे ही मांगे अपनी वाइफ से, अगर आपकी वाइफ है तो, अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना बनाओ। आप चलकर ऐसे देखें मानो आप बिल्कुल ठीक हैं। अब क्या करते हैं, बीमारी किसी ने बता ही नहीं, अब आप बीमार की तरह पूरा रोल करेंगे, मानो आपको रामलीला में रावण का रोल करने का मौका मिला है। और बड़ा डायरेक्टर आपको डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब बीमार की तरह हैं। डॉक्टर के पास जाएं तो ऐसे जाएं कंधे सीधे करके, हाँ सर वो कल बताया था कोई सार्कोमा वार्कोमा हुआ है, क्या चल रहा है उसका। वो कहेगा यार कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें कैंसर हो रहा है, ऐसे बिहेव करते हैं। तो सर कैसे करूं, ऐसे करो, क्यों, इसमें लिखा है बीमारी में कैसे बिहेव करना है। सो व्हाई डोंट यू चेंज योर बिहेवियर एज इफ यू आर हेल्दी।
और जैसे एज इफ़ यू आर हेल्दी, कौन से आपके हार्मोन निकलेंगे? एज इफ़ यू आर हेल्दी, मानो तुम हेल्दी हो। छठी, नेक्स्ट स्टोरी के बाद पांचवी चीज, एनवायरनमेंट को अपने बदलिए। ये नहीं कि बेकार का, याद रखिएगा, बेकार की चारों तरफ की सराउंडिंग बना रखी है, कुछ एक सिंपैथी देने वाले लोगों को आपने अपने पास रखा हुआ है, उनको चाय पकौड़े भी खिला रहे हो और उनकी गलत बात भी सुन रहे हो। उनसे क्या हो, भैया तुम्हारा काम नहीं है, अभी मैं हेल्दी होना चाहता हूँ तो मुझे राम वर्मा जैसे लोग चाहिए, आओ मेरे पास, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से स्टूडियो में बैठेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे और खूब हंसेंगे। सर डॉक्टर ने ये बीमारी बताई है, फला फला सारकोमा, हंसेंगे इस पर, पहले ये तो बढ़िया जोक लग रहा है, चलो इस पर हंसते हैं। आपको कहेगा यार कैसी बात कर रहे हैं वर्मा जी आप, हमें बीमारी है तुम हंस रहे हो। अरे भाई, एक डॉक्टर ने कहा है कि इन जो वार्ड हैं, आई मीन अस्पतालों के, इनमें लाफ्टर सेशन चलने चाहिए, इनमें हंसाना चाहिए लोगों को। आप एनवायरनमेंट बदलिए। जिन खिड़कियों के सामने बिल्डिंग थी और जिन खिड़कियों के सामने आई मीन अस्पतालों में ग्रीनरी थी, जिन खिड़कियों के सामने ग्रीनरी थी, वो पेशेंट जल्दी ठीक हुए हैं। जिनके पास खुला आसमान दिखाई दे रहा था, चिड़िया दिखाई दे रही थी, एनवायरनमेंट का इतना फर्क है। आप लेटे हुए हैं, देख रहे हैं छत को, छत ब्लैंक है, लाइफ भी ब्लैंक दिखाई देगी थोड़ी देर बाद। हमारी जो छत है ना, सीलिंग है ना, वो हमेशा डिज़ाइन होनी चाहिए अस्पतालों की। वहाँ पर ऐसे कुछ मैसेज होने चाहिए जहाँ पर वो देख रहा है बस लेटा हुआ, आँख खुले और एकदम से देखे कि मानो वहाँ पर डिज़ाइन चल रहे हैं। और आजकल ऐसे बहुत लेजर की डिज़ाइन उन छतों पर दे, आई मीन सीलिंग पर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अस्पतालों के, ये एक डॉक्टर ने लिखा है कि सीलिंग पर हमारी नज़र रहती है, वहाँ पर क्यों क्रिएटिव आर्ट नहीं है, वहाँ पर क्यों जोक नहीं है, वहाँ पर क्यों बढ़िया तरीके से कलर्स नहीं चल रहे हैं, जबकि चल सकते हैं। एनवायरनमेंट बदलिए अपना। और छठी चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो है कि आप उसको प्रेयर सिखाइए और होप सिखाइए। उसे कहिए कि आशा रखिए, आशा रखने के लिए फ्यूचर को बढ़िया देखिएगा, ठीक है ना। और होप, प्रेयर करें। जब भी आप प्रेयर करते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड एक तरफ हट जाता है, आप किसी ऑलमाइटी को आई मीन बेस बनाकर या उनको सामने रखकर एक प्रेयर करते हैं कि मुझे आप इतनी शक्ति दें कि आप मेरी हीलिंग पावर को लाएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, दरवाजे पर, आई मीन लेडी कॉल्ड लिंडा, ये डॉक्टर बर्नी सेगिल ने लिखा है। तो उनको कैंसर हो गया, वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आपको ये दवाई करनी है, ये कीमो लेनी है, ये कराना है, सारा कुछ हो गया। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी भी कैंसर है, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा आई डू नॉट नो। उन्होंने कहा फिर भी बताइए मेरे लिए क्या बचा है? डॉक्टर ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है होप एंड प्रेयर। ध्यान से सुनिएगा, होप एंड प्रेयर। लिंडा एकदम खुश हो गई, उसने कहा कि सर अगर ये अभी भी बचा है तो मुझे बताओ ये मैं कैसे करूं? डॉक्टर ने कहा ये मेरी लाइन नहीं है, इट्स नॉट माई फील्ड। और लिंडा ने कहा सर द अल्टीमेट प्रिस्क्रिप्शन आज आपने दिया है मुझे, ये लास्ट प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे रहे हो। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे हाथ में था वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई चीज़ है जो मेरे लिए काम कर सकती है, वो तुमने बता दी है, पर आप ये नहीं जानते कि ये क्या, कैसे करें। याद रखिएगा, अल्टीमेट प्रिस्क्रिप्शन है ये होप एंड प्रेयर। यही आपको प्लेसिबो देती है, यही ओवरनाइट रेमिशन कर देती है, ओवरनाइट मिरेकल कर देती है। याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने लिए भी, और अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, यानी कि वो आदमी जिसको चैलेंज आ गए, मैंने फिर पेशेंट बोल दिया, जो जिसको कुछ चैलेंजेस हैं, वो कुछ दिनों के लिए आए हैं, वो ठीक हो सकते हैं अगर आप इन कुछ पॉइंट्स को उसकी लाइफ में अप्लाई करें। आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।